हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक आपने मेरी कहानी रात की दुल्हन का एपिसोड 25 तक सुना। अब मैं उसके आगे सुनाने जा रहा हूँ चैप्टर 26। समीक्षा ने जैसे ही शर्टलेस विवान को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विवान भी तब तक उसे देख चुका था जब उसने देखा कि कैसे वो उसे घूर रही है। उसकी आंखें छोटी हो गईं, वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। अब जाकर समीक्षा ने एकदम से उससे नजरें हटाईं और कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई थी। मैंने तुम्हें आवाज दी लेकिन तुमने सुनी नहीं, तो मैं तुम्हें ढूंढने आ गई। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हें इस तरह से देखने का। विवान बोला, सच में? लेकिन देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे नजरें नहीं हटाना चाहती। समीक्षा बोली, ओह प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। विवान के चेहरे के भाव नहीं बदले। वो तब तक उसके बहुत करीब पहुंच चुका था और समीक्षा दीवार से सट गई थी। उसने एक हाथ दीवार पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखो, ये तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा इरादा इससे अलग है। तुम मुझे ज्यादा से ज्यादा देखना चाहती हो और मेरे करीब रहना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारी ये कामना भी पूरी कर देता हूँ। बेशक वो उसे चिढ़ा रहा था और उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। वो हर बात के लिए दादाजी को फोन कर देती थी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। समीक्षा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, देखो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है तुम्हें देखने का। वो तो तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, और प्लीज इतना ज्यादा सपनों में मत जियो कि मेरी जैसी लड़की तुम्हें भाव देगी। मेरे स्टैंडर्ड हाई हैं, समझे? ये कहकर वो वहां से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने दोबारा से उसे दीवार से सटा दिया। अब की बार उसने उसकी कमर में हाथ डाला और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच में? कितने हाई स्टैंडर्ड हैं तुम्हारे। पहले वो बस उसे परेशान करके छोड़ देना चाहता था ताकि वो दोबारा उसके पास आने की हिम्मत ना करे। वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था उससे। वो उसके कमरे पर कब्जा करके बैठी हुई थी और साथ में उसके घरवाले भी उसकी ही बात मानते थे, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके परिवार के ऊपर से उसका काबू हटता जा रहा है, और ये सब उसके सामने मौजूद इस लड़की की वजह से हो रहा है। समीक्षा ने देखा कि वो अपना चेहरा उसके और ज्यादा करीब कर रहा था, जिस वजह से समीक्षा फिर से कांपने लगी थी। जब से उसके साथ वो हादसा हुआ था, वो किसी के भी पास जाने से घबरा जाती थी। और वहीं विवान जैसे ही उसके करीब गया, उसका चेहरा डार्क हो गया। उसकी तेज सांसें समीक्षा के चेहरे से टकरा रही थी। समीक्षा को ऐसा लगा जैसे ये इंसान काबू से बाहर होने लगा था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती या फिर कुछ करती, एक लड़की की तेज आवाज वहां गूंजी, विवान। विवान और समीक्षा दोनों ने आवाज की दिशा में देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी, जिसने शॉर्ट ड्रेस और हाई हील्स पहने हुए थे। उसने अपने हाथ में एक कार्ड पकड़ा हुआ था। समीक्षा ने मौका देखा और उससे दूर हो गई। विवान की भौहें मुड़ गई। पहले तो वो उसे पहचानने की कोशिश करने लगा, तभी उसे याद आया कि ये तो अमन की बहन खुशी थी। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुशी, जो कि एक दिन पहले ही अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आई थी, वो सबसे पहले विवान को देखना चाहती थी। उसके आने की खुशी में अमन ने एक पार्टी रखी थी और वो दोनों पार्टी का इनविटेशन देने विवान के ऑफिस आए थे। अमन विवान के ऑफिस में ही बैठकर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन खुशी जल्दी से जल्दी विवान से मिलना चाहती थी। जब उसे पता लगा कि वो 47वीं फ्लोर पर है, तो वो जल्दी से उसे देखने के लिए आ गई। लेकिन यहाँ आकर उसने जो देखा, वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कभी समीक्षा को देखती तो कभी विवान को। उसने लड़खड़ाते हुए विवान से पूछा, विवान, ये कौन है? क्या ये तुम्हारे ऑफिस में काम करती है? क्या ये तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रही है? मुझे बताओ, मैं अभी इसे सबक सिखाती हूँ। समीक्षा ने जैसे ही खुशी की बात सुनी, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने हैरानी से उसे देखा और फिर कहा, बहकाने की कोशिश? और वो भी मैं? मेरी लाश को इस इंसान को बहकाने की कोशिश नहीं करेगी। उसने फिर विवान की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा खाना बाहर टेबल पर रखा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ। उसने एक नज़र खुशी को देखा और फिर वहां से बाहर निकल गई। विवान ने उसे जाते हुए देखा और फिर खुशी से गुस्से में कहा, तुम यहाँ मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? खुशी ने कहा, विवान, लेकिन वो लड़की कौन थी? विवान ने बेड से अपनी शर्ट उठाए और जवाब दिया, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करना चाहिए कि वो कौन है? ये कहकर वो बाहर निकल गया। बाहर जाते हुए लिविंग एरिया में उसकी नज़र टेबल पर पड़े हुए लंच पर गई, जो समीक्षा लेकर आई थी। लेकिन उसने उसे छुआ भी नहीं और वापस 46वीं फ्लोर पर अपने ऑफिस में आ गया।
ऑफिस में आते ही उसने अमन को वहां बैठे हुए देखा। उसने अपनी चेयर की तरफ जाते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, क्या तुम अपनी बहन को थोड़े मैनर्स सिखा सकते हो? वो बिना मेरी परमिशन के मेरे बेडरूम तक पहुंच गई। अमन, जो कि अपने फोन में देख रहा था, उसने जब विवान की बात सुनी तो हंसते हुए बोला, अरे उसने फिर से तुम्हें परेशान किया। तुम्हें पता है कि वो कैसी है, उसे माफ कर दो। विवान ने टेबल से पानी का ग्लास उठाया और सिप भरते हुए समीक्षा के कहे शब्दों के बारे में सोचा जो उसने कुछ देर पहले कहे थे। उसने ग्लास को मजबूती से पकड़ा और अचानक से वो ग्लास उसके हाथों से टूट गया। अमन ने एकदम से उसकी तरफ देखा और कहा, विवान, ये क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? विवान खड़ा हुआ और बोला, मैं ठीक हूँ। अमन भी खड़ा हो गया और चलकर विवान के पास गया। विवान ने तब तक बाहर से किसी को बुलाने के लिए बेल बजा दी थी। असिस्टेंट दौड़ता हुआ अंदर आया और जब उसने वहां टूटे हुए कांच देखे तो खुद भी हैरान रह गया। विवान ने उससे कहा, किसी को साफ करने के लिए बुलाओ। अमन ने देखा कि वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने भी उसके साथ ज्यादा बात करने का नहीं सोचा, क्योंकि वो जानता था कि जब वो गुस्से में होता है तो उसके साथ बात ना करना ही बेहतर होता है। जाने से पहले अमन ने विवान से कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूं। रात को हम अपनी जगह पर मिलेंगे। विवान ने कुछ नहीं कहा और अमन वहां से चला गया। इस वक्त उसने देखा कि उसकी बहन दरवाजे से अंदर आ रही थी। वो नहीं चाहता था कि विवान के गुस्से का शिकार हो। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। खुशी ने उसे हैरानी से देखा और कहा, भाई, वो विवान? अमन ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और कहा, अभी चलो यहां से। वो जल्दी से कार में बैठ गई। खुशी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी वहां से क्यों जा रहे थे। उसने अमन की तरफ देखा और कहा, भाई, आपको नहीं पता कि मैंने अभी वहां ऊपर क्या देखा था? आप यकीन नहीं मानेंगे। अमन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अमन को अपने ऑफिस से एक कॉल आया और वो कॉल में बिजी हो गया। खुशी ने अपने भाई को देखा और मन ही मन कहा, भाई मुझे कभी सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन मुझे उस लड़की के बारे में पता लगाना होगा। आखिर वो लड़की कौन थी और विवान उसके इतने नजदीक क्यों था? जहां तक कि मैं विवान जानती हूं, विवान कभी किसी की लड़की के नजदीक नहीं जाता। वो लड़कियों को नापसंद करता था क्योंकि उसे लगता था कि वे नौटंकी करती हैं। इसलिए हमेशा से खुशी उसके सामने एक अच्छी लड़की बनने की कोशिश करती थी और कोई नौटंकी नहीं करती थी। लेकिन आज जब उसने विवान को किसी और लड़की के साथ देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाए। समीक्षा घर वापस जा रही थी, तभी उसे कॉल आया जिसमें कुहू ने बताया कि उसकी मां को चोट लगी है क्योंकि वो सीढ़ियों से गिर गई है। समीक्षा बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने ड्राइवर से अपने घर जाने के लिए कहा और फिर विवान के घर फोन करके बता दिया कि वो अपने घर जा रही है। समीक्षा जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि आशिका और कुहू उसकी मां के पास थे। उसकी मां बेड पर लेटी हुई थी। वो जल्दी से अपनी मां के पास गई और पूछा, क्या हुआ है? क्या मां अब ठीक है? लेकिन उसने देखा कि उसकी मां की आंखें बंद थीं। कुहू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब ताई जी ठीक है। डॉक्टर ने दवाई दी है और इंजेक्शन लगाया है। वो अभी आराम कर रही हैं। सुनकर समीक्षा की जान में जान आई। आशिका बोली, हमें बाहर चलना चाहिए। हमें अभी आंटी को आराम करने देना चाहिए। समीक्षा ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर लिविंग रूम में आ गई। आशिका किचन की तरफ जाते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। समीक्षा और कुहू वहीं सोफे पर बैठ गए। आशिका ने पानी ला कर दिया। समीक्षा को बहुत अजीब लगा क्योंकि आशिका बड़े घर की बेटी थी। उसने हवेली में रहने के ठाठ देखे थे और अमीर परिवार की बेटी के क्या फायदे होते हैं वो देखा, लेकिन यहाँ वो एक साधारण जिंदगी जी रही थी। उसने देखा कि आशिका अभी भी वही कपड़े पहने हुए थी जो उसने उसे दिए थे। पानी का गिलास लेने के बाद उसने पानी पिया। आशिका भी उसके सामने खड़ी थी और गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी। समीक्षा ने आशिका की तरफ देखा और कहा, भाभी, इसकी जरूरत नहीं है। मैं अभी तक इस घर की बेटी हूँ। आपको मेरी इतनी ज्यादा मेहमाननवाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही गिलास वापस रख दूंगी। ये कहकर वो खड़ी हुई और किचन की तरफ चली गई। आशिका बोली, नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कुहू ने आशिका की तरफ देखा और कहा, भाभी, वो ऐसी ही है। आप बैठिए। अगर आप आज यहाँ नहीं होती तो पता नहीं ताई जी का क्या होता। देवांश भाई भी घर पर नहीं थे। वो तो टाइम पर आपने उन्हें देख लिया। समीक्षा ने भी किचन से आते हुए कुहू की बात सुन ली थी। वो आशिका के लिए शुक्रगुजार थी। उसने सोफे पर वापस बैठते हुए पूछा, भाई कहाँ हैं?
आशिका को याद आया कि देवांश तैयार होकर कहीं चला गया था। उसने नहीं बताया था कि वो कहाँ गया है और न ही वो कभी उससे बात किया करता था। आशिका ने समीक्षा से नजर चुराते हुए कहा, पता नहीं, शायद किसी जरूरी काम से बाहर गया है। समीक्षा ने उसका उदास चेहरा देखा और पूछा, भाभी, क्या भाई अभी भी आपसे नाराज रहते हैं? जैसे ही समीक्षा ने पूछा, आशिका की आंखें नम हो गईं। वो घर में बहुत ज्यादा अकेला महसूस करती थी और अपने मन की बात किसी को नहीं कह सकती थी। यहाँ उसकी माँ भी नहीं थी जो उसके नखरे उठाती। समीक्षा की माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अपनी दिल की बात उन्हें नहीं बता सकती थी। ये अकेलापन उसे काट रहा था। वो इस बार अपने दिल के जज्बात रोक नहीं पाए जो आंसू के रूप में बाहर आने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगी, जिससे समीक्षा और कुहू दोनों परेशान हो गए। इसी वक्त दरवाजे पर एक इंसान आया। जब उसने आशिका को इस तरह रोते हुए देखा तो उसने अपनी मुट्ठी को कस लिया। दरवाजे पर खड़े हुए इंसान की तरफ सबकी नजरें गईं। समीक्षा ने जैसे ही उस इंसान को देखा, उसने कहा, भाई देखिए ना, भाभी किस तरह से रो रही हैं, इन्हें चुप करवाए। देवांश ने आशिका को एक नजर देखा और अपनी माँ के कमरे की तरफ देखते हुए कहा, माँ कैसी हैं? कुहू ने जवाब दिया, ताई जी ठीक है। वो आराम कर रही है, उन्हें डॉक्टर के इंजेक्शन दिया है जिसकी वजह से वो बेहोश है। देवांश ने आशिका की तरफ फिर एक बार भी नहीं देखा और वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। उसका ये बिहेव आशिका के अलावा वहां मौजूद समीक्षा और कुहू को बहुत अजीब लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि उसका भाई इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। समीक्षा ने आशिका को देखा और कहा, भाभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं भाई से बात करूंगी। ये कहकर वो उठी और देवांश के पीछे अपनी माँ के कमरे में गई। देवांश, जो कि वहां पहले पहुंच चुका था, ने देखा कि उसकी माँ आराम से सो रही थी। एक गहरी सांस लेने के बाद वो पीछे पलटा तो उसके पीछे समीक्षा खड़ी थी। समीक्षा को वहां देखकर देवांश ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ा ली और पूछा, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, समीक्षा ने देवांश से कहा। देवांश जहां तक जानता था कि वो आशिका के बारे में बात करने वाली है, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करने की जरूरत है। समीक्षा ने अपनी बात को थोड़ा गुस्से में कहा, भाई आखिर आपको हो क्या गया है? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। आप किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? देवांश ने अपनी माँ की तरफ देखा और फिर समीक्षा से कहा, यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा, तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे कमरे में चलो। वो और समीक्षा फिर देवांश के कमरे में आ गए। कमरे में आते ही समीक्षा ने फिर से बात करना शुरू कर दिया, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है ना, वो प्रेग्नेंट है। अगर वो इस प्रेगनेंसी में इतना स्ट्रेस लेगी तो आपको नहीं पता कि उसकी सेहत पर कितना असर पड़ेगा। वो आपके लिए पागल है, आपके लिए वो घर छोड़कर आई है और अपनी शादी से भाग कर आई है। क्या आपको लगता है कि कोई नॉर्मल लड़की ऐसा कर सकती थी? वो भी इतना ऐशो आराम छोड़कर, वो सिर्फ आपके लिए आई है। अगर आप भी उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो फिर उन्हें कितना बुरा लगेगा, इस बात को समझिए, जो भी बात है उसे साथ बैठकर सुलझाइए। देवांश के सामने आशिका का चेहरा आ रहा था और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसने समीक्षा की बात का जवाब देते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, देखो समीक्षा, तुम नहीं जानती कि वो कैसी है और मैं बिल्कुल भी उसका शुक्रगुजार नहीं हूं कि वो अपनी शादी तोड़कर यहाँ आए है। उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेशक वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो अबॉर्शन भी तो करवा सकती थी और उसके बाद अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकती थी। यहाँ आकर मेरी नाक में दम करने की क्या जरूरत थी उसे? देवांश ये सब बोलते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था और समीक्षा भी देवांश की सब बातें सुनकर हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने भाई से बात कर रही है। तभी अचानक से देवांश की बात करते हुए नजर दरवाजे पर गई। वहां आशिका खड़ी हुई थी, आंखों में आंसू लिए, वो भी हैरानी से देवांश को देख रही थी। समीक्षा की नजर भी दरवाजे पर गई और जब उसने आशिका को वहां खड़े देखा तो वो घबरा गई। वो जल्दी से आशिका के पास गई और बोली, भाभी, भाई की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। ये बस बकवास कर रहे हैं, अभी ये बहुत ज्यादा थके हुए हैं और थोड़ा स्ट्रेस में भी हैं। आप प्लीज इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। समीक्षा को ऐसा लगा जैसे आशिका उसकी बातें सुन ही नहीं रही थी और ऐसा ही था। आशिका ने उसकी एक बात भी ध्यान से नहीं सुनी। उसकी नजरें पर देवांश पर थी। उसने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, देवांश, तुमने आज अपने मन की बात बता ही दी। तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए, है ना? तुम मुझे बोझ समझ रहे हो। ये कहकर वो जल्दी से वहां से चली गई।
समीक्षा ने अपने भाई को देखा और डरते हुए कहा, भाई ऐसा ना हो कि आशिका भाभी गुस्से में कोई गलत कदम उठा ले। देवांश को एकदम से अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जल्दी से आशिका को देखने के लिए भागा। समीक्षा जल्दी से बाहर आए। उसने देखा देवांश सीढ़ियों से ऊपर छत पर जा रहा था, शायद आशिका छत पर गई थी। समीक्षा ने सोचा कि उसे उन दोनों के बीच नहीं आना चाहिए और उन्हें बात करने देनी चाहिए। समीक्षा लिविंग रूम में आई तो उसने देखा कि वहां कुहू नहीं थी। वो फिर वापस अपनी मां के कमरे में गई और उसने देखा उसकी मां को होश आ गया है और कुहू उनके पास खड़ी थी। समीक्षा जल्दी से अपनी मां के पास गई और बोली, मां आप ठीक तो हैं ना? आपको होश आ गया, मैं बहुत खुश हूं। उसकी मां बोली, अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। समीक्षा अपनी मां के पास ही बैठ गई और उसने अपनी मां के माथे से बालों को अपने हाथ से पीछे हटाते हुए कहा, मां अपना ध्यान रखिए प्लीज। आपको क्या जरूरत थी सीढ़ियों पर जाने की, जब आपको पता है कि आपके घुटनों में दर्द है? अगर आप आज के बाद सीढ़ियों पर गईं तो मैं आपकी बेटी नहीं रहूंगी। उसकी बात सुनकर उसकी मां मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे आदेश का पालन होगा। अपनी मां की बात सुनकर समीक्षा मुस्कुरा दी। तभी कुहू ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, आशिका भाभी कहाँ गई? वो तो तुम्हें और देवांश भाई को बुलाने गई थी कि ताई जी को होश आ गया है। समीक्षा ने जवाब दिया, वो दोनों बस आ रहे हैं। अब जाकर समीक्षा को पता लगा कि आशिका वहां क्या कर रही थी। वो उसे और देवांश को बुलाने आई थी क्योंकि उसकी मां को होश आ गया था। लेकिन उसने वहां जाकर ऐसी बातें सुन ली थीं जो शायद उसे नहीं सुननी चाहिए थी। समीक्षा जानती थी कि उसका भाई दिल का बुरा नहीं है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर उसके भाई को आजकल हो क्या गया है। ऊपर छत पर आशिका लगातार रोए जा रही थी और देवांश उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात शुरू करे। आशिका को पता लग गया था कि वो ऊपर आ गया है। आशिका ने बिना पूछे पीछे मुड़े कहा, अगर तुम यहाँ हो तो प्लीज वापस चले जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं ही पागल थी, मुझे लगा था कि मैंने गलती की है, उसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे ने क्या गलती की थी जो तुम कह रहे हो कि मुझे उसे मार देना चाहिए था? देवांश तुम जानते हो कि अगर मैं घटिया हूं तो तुम मुझसे भी ज्यादा घटिया इंसान हो। तुमने ये आज साबित कर दिया है। देवांश ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद आशिका और ज्यादा रोने लगी। वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ा और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। इतने दिनों के बाद आज उसने उसके साथ अच्छे से बात की थी। आशिका अपने आप को रोक नहीं पाए और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। अच्छा था कि आसपास कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुन सकता था, वरना तो किसी को ऐसा लगता कि उसे बहुत ज्यादा पीटा जा रहा है। अचानक से देवांश का दिल पिघल गया। जो भी था वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। वो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे वो कोई गंदी चीज हो। देवांश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ करते हुए उसे सीने से लगा लिया। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। उसके सीने से लगते हुए आशिका थोड़ी शांत हो गई। उसे अब जाकर सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्नत में आ गई हो। यही चीज के लिए वो इतने दिन से तरस रही थी। समीक्षा और कुहू दोनों समीक्षा की मां के साथ बातें कर रहे थे कि तभी समीक्षा का फोन बजा। उसने देखा कि दादाजी उसे फोन कर रहे थे। फोन उठाते ही समीक्षा ने कहा, दादाजी क्या बात है? दादाजी ने कहा, बेटा समीक्षा, मैंने विवान को तुम्हें लेने के लिए भेज दिया है। तुम्हारी माँ को चोट लगी है, इसलिए मैंने सोचा कि वो भी तुम्हारी माँ से मिल लेगा तो बेहतर होगा, और उसके बाद तुम दोनों साथ में घर आ जाना। जैसे ही समीक्षा ने दादाजी की बात सुनी, उसका चेहरा सिकुड़ गया। वो आदमी सचमुच उसे लेने आ रहा था। जरूर ये दादाजी की वजह से हुआ होगा। उन्होंने उसे धमकी दी होगी। लेकिन वो दादाजी को ये बात नहीं बता पाई कि वो उनके इस फैसले से खुश नहीं थी कि वो इंसान उसे लेने आ रहा था। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। उसने दादाजी से कहा, दादाजी लेकिन मैं तो ड्राइवर के साथ आई हूँ। दादाजी ने कहा, चिंता मत करो, उसे मैंने वापस बुला लिया है। तुम विवान के साथ ही वापस आना। समीक्षा कुछ नहीं कह पाए और फोन कटने के बाद उसकी मां से पूछा, क्या हुआ? समीक्षा ने कहा, कुछ नहीं, विवान आ रहा है। समीक्षा की मां बोली, दामाद जी आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। कुछ ही देर में विवान पहुंच चुका था। गाड़ी से बाहर निकलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत कठोर थे।
वो कभी भी यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन दादाजी ने धमकी दी थी कि वो समीक्षा के नाम करने के लिए कंपनी के कागजात पर साइन करने वाले हैं, और एक साइन के बाद पूरी की पूरी कंपनी समीक्षा की हो जाएगी। ये सुनकर विवान का खून खौल गया। समीक्षा के लिए अपने दिल में नफरत लिए वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। समीक्षा ने गाड़ी की आवाज सुन ली थी और जब वो बाहर आए तब तक विवान दरवाजे पर पहुंच चुका था। दोनों की नजरें मिली और विवान को ऑफिस में हुआ वो सब याद आया। उसने नजर फेर ली और धीरे से आगे बढ़ा। वो कमरे में गया जहां समीक्षा की मां थी। लिविंग रूम से ही वो समीक्षा की मां को बेड पर सोए हुए देख सकता था। उसे देखकर समीक्षा की मां जैसे ही उठने लगी, विवान ने कहा, नहीं आंटी, आप मत उठिए, आपको आराम करने की जरूरत है। विवान की बात सुनकर समीक्षा की मां को बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि उनका दामाद सच में बहुत अच्छा है। वहीं समीक्षा दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी ये बातें सुन रही थी। उसने मन ही मन कहा, कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, इसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। वहीं कुहू ने समीक्षा की तरफ देखा और उसे आंख मारी, जैसे कह रही हो, क्या मस्त माल है। समीक्षा ने उसे अजीब सा लुक दिया और विवान की तरफ देखा। समीक्षा की मां ने समीक्षा की तरफ देखा और कहा, दामाद जी को कुछ खिलाओ। इस तरह से दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? वो पहली बार घर आए हैं। इससे पहले कि समीक्षा कुछ बोलती, विवान बोला, नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं खाना है। दरअसल हमें अभी घर के लिए निकलना होगा। घर पर हमारा सब इंतजार कर रहे हैं डिनर के लिए। समीक्षा की मां बोली, ठीक है, लेकिन आते रहना। मुझे अच्छा लगा कि तुम आ गए। ठीक है। जैसे ही वे दोनों घर से बाहर आए, विवान गुस्से में बोला, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। दादाजी हर बात पर मुझे धमकी दे रहे हैं। आखिर तुम कब मेरी जिंदगी से जाओगी? समीक्षा को उसकी हालत पर हंसी आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें सब कुछ तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी और उसकी ही वजह से अब तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। अब अपनी गलती पर पछताने से कोई फायदा नहीं। वे दोनों बहस करते हुए गाड़ी पर पहुंचे। समीक्षा ने जमाई ली और पीछे वाली सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा, ड्राइवर, देखो, ज्यादा बात मत करना। मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर विवान ने उसे देखा। उसने उसे ड्राइवर कहा और वो पीछे वाली सीट का दरवाजा खोल रहा थी ताकि वो सच में ड्राइवर लगे। विवान जल्दी से उसके पास गया और पीछे वाली सीट पर बैठने से पहले उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अगली सीट पर जबरदस्ती बैठा दिया। वहीं देवांश और आशिका भी छत पर थे। जब देवांश ने देखा कि विवान ने उसकी बहन को खींचकर आगे वाली सीट पर बैठाया है, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आशिका को खुद से दूर किया और गुस्से में कहा, देखो, ये है तुम्हारे भाई की असलियत। और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें माफ क्यों नहीं करता? देखो अपनी आंखों से, इस वजह से जो भी मेरी बहन के साथ हो रहा है इसकी जिम्मेवार तुम हो। आशिका को लगा था कि शायद देवांश का गुस्सा कम हो रहा है, लेकिन ये सब देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। देवांश ने उसे उसी तरह छत पर अकेला छोड़ दिया और चला गया। विवान ने पूरे रास्ते समीक्षा से कोई बात नहीं की, उसकी नज़र सिर्फ ड्राइविंग पर थी। ऐसा लग रहा था कि वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। वही समीक्षा मुंह दबाए हंस रही थी। वो जानती थी कि उसके ड्राइवर कहने से उसने ऐसा सदा हुआ मुंह बनाया हुआ था, लेकिन समीक्षा के अंदर उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, बल्कि उसे नाराज करने में बहुत मजा आता था। जब तक वे घर पहुंचे तब तक किसी ने डिनर नहीं किया था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। प्रेरणा यानी विवान की मां किसी से फोन पर बात कर रही थी। जैसे जैसे वो सामने वाले की बात सुनती जा रही थी, उसके मन में समीक्षा के लिए कड़वाहट घुलती जा रही थी और उसका चेहरा बिगड़ता जा रहा था। जैसे ही उसने देखा समीक्षा वापस आ गई है तो उसने फोन रख दिया। समीक्षा जब डाइनिंग टेबल पर गई तो दादी ने उससे सबसे पहले पूछा, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? क्या वो ठीक है? समीक्षा ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। प्रेरणा भी वहीं थी। वो मन ही मन समीक्षा की मां के लिए खुश हो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी को वो जरूर टॉर्चर करती होंगी, जैसे टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास सास होती है। उन्होंने मन ही मन कहा, ऐसे लोगों के साथ इसी तरह से होता है, बस मेरी बच्ची को अकल आ जाए और वो वापस घर आ जाए। वहीं खाना खाने के बाद जब वे अपने कमरे में आए तो विवान पहले शॉवर लेने के लिए गया। समीक्षा ने इस बात का फायदा उठाया और उसके फोन को देखा जो टेबल पर रखा हुआ था। उसने जल्दी से विवान का फोन उठाया और उसे चेक करने लगी, लेकिन उसमें पैटर्न लगा हुआ था और वो खुल नहीं रहा था।
गुस्से में उसने फोन वहीं पर रख दिया और उसकी किस्मत अच्छी थी कि विवान भी उसी वक्त बाथरूम से बाहर आया था। समीक्षा जल्दी से बेड पर बैठ गई और चारों तरफ देखते हुए गाना गाने लगी। विवान ने अजीब नजरों से उसे देखा और मन ही मन कहा, ये लड़की पागल है। उसने अभी सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था। कुछ देर बाद टी शर्ट और पजामा पहनकर अपने बाल सुखाते हुए चेंजिंग रूम से बाहर आया। समीक्षा ने एक नज़र उसे देखा। वो इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके बालों से टपकते हुए पानी ने उसे और भी ज्यादा कूल बना दिया। समीक्षा को अचानक से ऑफिस में हुआ वाकया याद आया, जब एक लड़की वहां आई थी और उसने विवान और उसे गलत समझ लिया था। समीक्षा ने याद करते हुए मन ही मन कहा, आखिर वो लड़की कौन होगी? क्या वो विवान की कोई गर्लफ्रेंड होगी? मतलब ये बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है। सच में बहुत ही गिरा हुआ है। काश मुझे इसके बारे में कोई सबूत मिल जाए और फिर मैं दादाजी को दिखा दूं। बहुत मजा आएगा। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विवान ने शीशे में उसे हंसते हुए देखा और अपनी गर्दन हिला दी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की को खुला किसने छोड़ा है। इसे तो किसी जू में बंद होना चाहिए। वो पीछे घूमा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे बेड से हटो, मुझे सोना है। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। समीक्षा ने एकदम से बिस्तर पर अपना हाथ फैला लिया और उसकी तरफ घूमते हुए कहा। वो उसकी एक नहीं सुनने वाली थी और उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब विवान ही सोफे पर सोएगा। विवान के कदम बेड की तरफ बढ़ गए और वो बेड पर आ गया। उसने लेटते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सोना है तो सो जाओ, लेकिन अगर रात में कुछ भी हुआ तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। समीक्षा की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपनी मुट्ठी गुस्से में भींच ली और कहा, तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। ये कहकर वो जल्दी से बेड से कूदकर सोफे पर चली गई। वहीं दूसरी तरफ आशिका कुछ देर बाद छत से वापस आए। आशिका के कमरे का दरवाजा बंद था और किचन से कुछ आवाज आ रही थी। उसने किचन में जाकर देखा तो वहां कुहू कुछ बना रही थी। आशिका को देखकर कुहू ने कहा, भाभी आप आ गईं। मैं ताई जी के लिए दलिया बना रही थी, सोचा आपके लिए भी बना दूं। ये आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए अच्छा है। देवांश भाई भी यही खा लेंगे। रात को वैसे भी हल्का खाना अच्छा रहता है। आशिका ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, ठीक है। कुहू ने आशिका का उदास चेहरा देखा। गहरी सांस लेकर उसने कहा, आशिका भाभी आप बाहर बैठ जाए, मैं अभी आपके लिए दलिया लेकर आती हूँ। आशिका ने कहा, नहीं, पहले आंटी को दलिया खिला दो, मैं तो बाद में खा लूंगी, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। कुहू ने कहा, ठीक है भाभी, जैसा आप ठीक समझें। अगले दिन समीक्षा कॉलेज गई और उसे प्रोफेसर ने लेक्चर खत्म होने के बाद अपने ऑफिस में बुलाया। प्रोफेसर ने उसे बताया कि ये कॉलेज एक बड़े बिजनेसमैन ने खरीद लिया है और वो इसे पूरे इंडिया का बेस्ट कॉलेज बनाना चाहते हैं। इसलिए वो कल इंस्पेक्शन पर आ रहे हैं और समीक्षा को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो बिजनेसमैन को पूरा कॉलेज दिखाएं और इसके बारे में बताएं। समीक्षा एक होशियार स्टूडेंट थी और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग था। इवेंट्स में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी और अपनी बेबाकी के लिए पूरे कॉलेज में फेमस थी, जिस कारण से उसे हर कोई जानता था और इन सभी कारणों से उसे यह जिम्मेदारी दी गई थी। कॉलेज से वापस आने पर वो पूरी तरह से काम में जुट गई जो प्रोफेसर ने उसे सौंपा था। प्रोफेसर ने बताया था कि उसे एक लिस्ट बनानी है जिसमें कॉलेज की अच्छी बातों को शामिल करना है और एक नोट तैयार करना है जिसमें उसे मेंशन करना है कि कॉलेज नंबर 1 कैसे बन सकता है। रात को जब विवान घर वापस आया तो उसने देखा कि समीक्षा सोफे पर बैठी हुई थी, चारों तरफ किताबें और कागज बिखरे हुए थे। विवान को भी आज कुछ जरूरी काम था, इसलिए शॉवर लेने के बाद वो भी अपने स्टडी रूम में चला गया। सुबह समीक्षा जब कॉलेज गई तो उसने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर कॉलेज का ओनर कब आ रहा है? प्रोफेसर ने जवाब दिया, वो 11 बजे तक आएंगे। लेकिन क्या तुमने वो सब तैयार कर लिया जो मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कहा था? समीक्षा ने गर्दन हिला दी और कहा, जी सर, सब तैयार है, आप चिंता मत कीजिए। प्रोफेसर ने कहा, ओके। समीक्षा वहां से जाने ही वाली थी कि अचानक से उसके दिमाग में एक सवाल आया और वो पीछे मुड़कर प्रोफेसर से बोली, प्रोफेसर आखिर कॉलेज का ओनर कौन है? प्रोफेसर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर एकाग्र बिंदल। समीक्षा को लगा कोई ओल्ड मैन होगा। वो जाकर लाइब्रेरी में बैठ गई ताकि और अच्छे से सोच सके कि कैसे कॉलेज को आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ देर बाद उसने देखा कि प्रोफेसर उससे कॉल कर रहे थे। 11 बजे के 10 मिनट बाकी थे, उस आदमी के आने का समय हो गया था। समीक्षा जल्दी से अपना सामान लेकर नीचे आ गई।
नीचे आकर वो प्रोफेसर द्वारा बताई गई जगह पर पहुंची, जो पार्किंग एरिया था। समीक्षा ने मन ही मन कहा, शायद मुझे यहीं से गाइड करना होगा। जब उसने वहां जाकर देखा तो प्रिंसिपल भी वहां आए हुए थे, जो खुद भी एक खड़ूस आदमी थे। वो किसी आदमी से हाथ मिला रहे थे और बातें कर रहे थे। वो आदमी देखने में काफी स्मार्ट और हैंडसम था। उसने सनग्लासेस पहने हुए थे और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो किसी का भी दिल छीन सकती थी। समीक्षा प्रोफेसर के पास खड़ी थी। उसने धीरे से प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर, ये कौन है? प्रोफेसर ने धीरे से जवाब दिया, यही तो है मिस्टर एकाग्र बिंदल। समीक्षा ने एकाग्र को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तो ये है? मैंने तो सोचा था कि कोई ओल्ड आदमी होगा, लेकिन ये तो काफी हैंडसम है। प्रिंसिपल से बातें करते हुए एकाग्र प्रिंसिपल के रूम तक गया और उसके पीछे पीछे प्रोफेसर और समीक्षा थे। प्रिंसिपल रूम में सब बैठे हुए थे। समीक्षा अकेली साइड में खड़ी हुई थी। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। उसने पूरी रात बैठकर बहुत मेहनत की थी। वो बहुत कम घंटे के लिए सोई थी और जब वो सोई थी तब भी उसे बस कॉलेज के ही सपने आ रहे थे कि कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करेगी। उसने देखा सब आपस में बात कर रहे थे तो वो दीवार से सट गई और उसकी आंखें बंद होने लगीं। वो एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करती और फिर बड़ी बड़ी आंखें खोल लेती। वो कई बार ऐसा कर चुकी थी, लेकिन प्रिंसिपल की बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं वो ऐसी क्या बातें कर रहे थे और उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं था, जिस वजह से उसे किसी ने भी कुर्सी ऑफर नहीं की थी। अंत में जब सब अपनी बात करके खड़े हुए तो प्रिंसिपल ने प्रोफेसर की तरफ देखा और कहा, जो लड़की मिस्टर बिंदल को गाइड करने के लिए चुनी गई थी उसे इनके साथ भेजो। प्रोफेसर ने जवाब दिया, जी सर, वो यही है। ये कहकर प्रोफेसर ने आसपास देखा और साथ में एकाग्र ने भी अपनी गर्दन घुमाई। तब उनकी नजर समीक्षा पर गई, जो कुछ दूर दीवार के सहारे जमाए ले रही थी। जैसे ही एकाग्र ने समीक्षा को देखा उसकी आंखें उसके ऊपर ठहर गईं। उसके लंबे बाल, जो उसने आधे पीछे और आधे आगे किए हुए थे, थोड़े थोड़े हिल रहे थे। उसकी पलकें लंबी थीं और उसका चेहरा किसी अप्सरा से कम नहीं था। उसके होंठ गुलाबी थे और अपने जमाई को रोकने के लिए जो वो अपने हाथ उठा रही थी वो बहुत सुंदर लग रहे थे। प्रोफेसर ने समीक्षा को देखकर आवाज दी, समीक्षा। अपना नाम सुनकर समीक्षा जल्दी से सीधी खड़ी हो गई और उसने देखा कि प्रिंसिपल और प्रोफेसर तीनों ही उससे देख रहे थे। उसने जल्दी से अपनी गर्दन झुकी और कहा, सॉरी सर, बताएं मुझे क्या करना है? प्रोफेसर ने एकाग्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, मिस्टर बिंदल को पूरा कॉलेज घुमाओ, जो नोट्स तैयार किए हैं वो मिस्टर बिंदल के साथ शेयर करो। समीक्षा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी सर। उसके बाद उसने एकाग्र की तरफ देखा और कहा, मिस्टर बिंदल, मेरे साथ चलिए। समीक्षा ने कैंपस से लेकर बिल्डिंग तक सब कुछ एकाग्र को दिखा दिया। अंत में वे छत पर गए। एकाग्र ने एक सेकंड के लिए भी समीक्षा से अपनी नजरें नहीं हटाई थी और समीक्षा ने एक सेकंड के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा था। वो सिर्फ अपना काम कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ चल रहा आदमी उसके ऊपर फिदा हो चुका था। छत से समीक्षा ने एकाग्र को व्यू दिखाते हुए कहा, देखिए मिस्टर बिंदल, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है और हम यहाँ से फोटो खींचकर कॉलेज की वेबसाइट पर डाल सकते हैं और प्रमोशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एकाग्र ने भी व्यू देखा और समीक्षा से कहा, सही कहा तुमने, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहकर उसने समीक्षा को एक नज़र देखा। समीक्षा के बाल हवा के कारण उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो सामने व्यू का मजा ले रही थी। एकाग्र ने उससे पूछा, तो आपको कॉलेज की सबसे बेकार बात क्या लगती है? मेरा मतलब है, जिसे आप सबसे पहले सुधारना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि शुरुआत यहीं से हो। समीक्षा ने उसकी तरफ देखा और कहा, सबसे पहले कैंटीन। कैंटीन का खाना इतना गंदा है कि मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकती। पहले यहाँ अच्छा बनता था, लेकिन कुछ टाइम से बहुत ही घटिया प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं, जिसके कारण कई स्टूडेंट्स की तबीयत भी खराब हो रही है। वैसे मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंटीन का खाना खाकर बीमार हुए हैं। मुझे लगता है कि वे फ्राइड चीज़ों को बार बार एक ही तेल में फ्राई करके बनाते हैं और इस वजह से कई सारे स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। एकाग्र ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, समझ गया। समीक्षा ने फिर एकाग्र से सवाल किया, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, पूछो, एकाग्र ने सामने की तरफ देखते हुए कहा। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, किसी बड़ी कंपनी को खरीदने की बजाय आपने इस छोटे से कॉलेज को खरीदना क्यों ठीक समझा?
मेरा मतलब है, क्या इसमें आपको फायदा है? वैसे मुझे बिजनेस के बारे में इतना तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको इस कॉलेज को खरीदकर ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, जो शायद आपको दूसरी चीजों को खरीद कर होता। एकाग्र मुस्कुराया और उसने उसके चेहरे को देखा। वो बोला, मैं यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ और मेरी बहुत सी यादें इस कॉलेज के साथ जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी किसी पुरानी चीज को यहाँ ढूंढने आया हूँ। समीक्षा ने हैरानी से एकाग्र को देखा और कहा, क्या आपने यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की है? समीक्षा की हैरान भरी नजरों को देखकर एकाग्र का चेहरा खिल उठा। वो बोला, क्यों, मैं यहाँ से नहीं पढ़ सकता? समीक्षा बोली, नहीं, पढ़ सकते हैं। मेरा मतलब है, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो मैंने सोचा कि आपने पढ़ाई कहीं बाहर से की होगी। नहीं, जैसे तुम सोच रही हो वैसे कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने सब कुछ बिल्कुल नीचे से शुरू किया है। मेरे पास बचपन से ही दौलत नहीं थी। ओह अच्छा, समीक्षा ने बस इतना कहा क्योंकि अब वो ज्यादा लंबी बात नहीं खींचना चाहती थी। उसका काम खत्म हो चुका था, इसलिए उसने एकाग्र से कहा, ठीक है मिस्टर बिंदल, अब हमें नीचे चलना चाहिए। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। बाकी प्रिंसिपल और प्रोफेसर से बात कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। एकाग्र और वो दोनों वहां से जाने के लिए पीछे मुड़े कि अचानक से एक लड़की आगे से भागती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो गई है और वो उनकी ही तरफ आ रही थी। जो लड़की एकाग्र और समीक्षा को आगे से भागती हुई दिखाई दे रही थी, वो बहुत ज्यादा अजीब थी। उसके बाल खुले हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा रोई हो। किसी पागल जानवर की तरह वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही समीक्षा को कुछ एहसास हुआ, उसने लड़की को देखते हुए कहा, ये लड़की यहाँ से कूदने वाली है। एकाग्र ने उसे हैरान होकर देखा और कहा, व्हाट? लड़की ने जब एकाग्र और समीक्षा को आगे खड़े हुए देखा, तो उसने अपना रास्ता बदल लिया और दूसरी तरफ से भागने लगी। समीक्षा उसकी तरफ दौड़ी और बोली, तुम क्या करने वाली हो? रुक जाओ प्लीज। लड़की चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मुझे मत रोको, मैं मरना चाहती हूँ। वो कॉलेज के छत के कोने तक चली गई और नीचे देखा। अगर वहां से कूदेगी तो बिल्कुल नहीं बचेगी। वो अपना कदम आगे बढ़ा रही थी कि पीछे से समीक्षा चिल्लाए, देखो, तुम ऐसे नहीं कूद सकती। क्या तुम पागल हो? तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? लड़की ने पीछे मुड़कर समीक्षा को देखा। समीक्षा उसकी तरफ अपने कदम धीरे धीरे बढ़ा रही थी। लड़की मुस्कुराए और बोली, तुम मुझे बचाने के लिए ऐसा कर रही हो, लेकिन अगर मैं यहाँ बच भी गई तो फिर कोई और जगह ढूंढ लूंगी। लेकिन मैं जीना नहीं चाहती। लड़की ने फिर से नीचे देखा तो वहां पर काफी सारे स्टूडेंट घूम रहे थे और वो अपनी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो सबके हटने का इंतजार कर रही थी ताकि जब वो गिरे तो उसके सामने कोई ना आए। समीक्षा हैरान थी। उसने कहा, सच में तुम इतनी जल्दी जिंदगी से हार गई? बड़ी हैरानी की बात है कि तुमने उनके बारे में नहीं सोचा जिन्होंने तुम्हें बचपन से पाला है। उनका क्या हाल होगा जब उन्हें पता लगेगा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। लड़की अजीब तरह से समीक्षा की तरफ हंसी और बोली, तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है? समीक्षा ने पूछा, सच में, क्या तुम्हारा परिवार खतरे में है या फिर किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती आधी रात में शादी कर ली, या तुम्हें किसी ऐसे के साथ रहना पड़ रहा है जिसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं करती? लड़की की भौहें थोड़ी चढ़ गईं। उसने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? समीक्षा ने कहा, हाँ, क्या तुम्हारे साथ इससे भी बुरा हुआ है? नहीं ना, क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ है। एक लड़का जिसे मैं जानती तक नहीं, उसने मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर ली और मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है क्योंकि मैं उसके ऊपर नजर रखना चाहती हूँ ताकि वो मेरे परिवार को कोई नुकसान न पहुंचाए। अगर मैं तुम्हारी तरह होती तो अब तक मुझे बहुत बार सुसाइड कर लेना चाहिए था। लेकिन हर बार मरना ही किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। ये जिंदगी है, अगर एक प्रॉब्लम आए है तो उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी लाती है। ये कहते हुए समीक्षा उसके पास पहुंच गई और उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। एकदम से उसने उसे पीछे खींच लिया जिससे वे दोनों नीचे गिर पड़े। एकाग्र उनसे कुछ दूरी पर खड़ा था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि समीक्षा ने अभी क्या किया। वो अपने फोन से सिक्योरिटी को बुलाने के लिए कॉल कर रहा था। जब उसने देखा कि कैसे समीक्षा ने उसे खींच लिया तो वो भी हैरान रह गया। उसने देखा कि समीक्षा उसके साथ कुछ बातें कर रही थी और उसने कैसे जल्दी से जाकर उसका हाथ खींच लिया और लड़की की जान बचा ली। उसके होठों के किनारे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने कहा, इम्प्रेसिव। समीक्षा के साथ नीचे गिरने के बाद लड़की वही जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी।
समीक्षा ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जो भी है, मुझे बताओ, तुम किस लिए परेशान हो? जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। लड़की और जोर जोर से रोने लगी। तब तक एकाग्र भी उसके पास पहुंच गया था और सिक्योरिटी भी नीचे से ऊपर आ रही थी। लड़की ने रोते हुए कहा, वो प्रोफेसर, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने मुझे धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती की और वीडियो बनाए और अब वो मुझे रोज ब्लैकमेल करता है। समीक्षा हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई प्रोफेसर ऐसा कर सकता है। वही एकाग्र भी हैरान था कि जिस कॉलेज से उसने पढ़ाई की है, उसके प्रोफेसर ऐसा कर रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था। समीक्षा होश में वापस आए और उसने लड़की से पूछा, कौन है वो प्रोफेसर? मुझे बताओ, हम उससे मिलकर सबक सिखाएंगे। लड़की ने अपने आंसू साफ किए और कहा, फिजिक्स के प्रोफेसर, लेकिन हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत ही पावरफुल है। समीक्षा की आंखें बड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, फिजिक्स टीचर है। उसे याद आया कि ईशाना आज फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करने जाने वाली है और वो क्लास कहीं और नहीं बल्कि फिजिक्स वाले सर के घर ही थी। उनका घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर था। समीक्षा ने लड़की की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं होगा तुम्हें और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम उससे प्रोफेसर के साथ क्या करते हैं। इतने में सिक्योरिटी और पुलिस दोनों आ गईं। समीक्षा ने उस लड़की को खड़ा किया और उससे कहा, ठीक है, बिना देर के तुम पुलिस को सब कुछ बता दो। पुलिस जल्दी से लड़की को अपने साथ लेकर गई। समीक्षा अभी पुलिस से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि पुलिस इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेगी और उसे अब ईशाना की चिंता होने लगी। क्या वो अकेली वहां गई होगी या कोई और भी होगा? समीक्षा का सिर चकराने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और ईशाना को कॉल किया, लेकिन ईशाना ने उसका कॉल नहीं उठाया, जिससे समीक्षा और भी ज्यादा परेशान हो गई। उसने एकाग्र की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जो अभी तक उसके पास ही खड़ा था और उसे देख रहा था। वो जल्दी से नीचे जाने लगी तो एकाग्र उसके पीछे चलते हुए बोला, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या कुछ बात है? समीक्षा ने एकाग्र को देखा और थोड़ी परेशानी में कहा, मेरी फ्रेंड इस फिजिक्स वाले सर के घर एक्स्ट्रा क्लास लेने गई है और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। एकाग्र ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो, हम वहां चलते हैं। क्या तुम्हें उनका घर पता है? समीक्षा ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, हाँ, यहाँ से आगे है। वे दोनों जल्दी से नीचे आ गए। कार में बैठने के बाद एकाग्र ने जल्दी से कार स्टार्ट की और गाड़ी समीक्षा के बताए हुए डायरेक्शन की तरफ मोड़ दी। कुछ ही देर में वे फिजिक्स वाले के घर पहुंच गए। घर बहुत बड़ा था। घंटी बजाने के बाद भी कोई दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं था। समीक्षा लगातार बेल बजा रही थी। एकाग्र ने उसकी तरफ देखा और अपना फोन निकालते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं किसी को बुलाता हूं। वो फोन मिला ही रहा था कि दरवाजा खुल गया। उसने देखा कि फिजिक्स वाला प्रोफेसर सामने खड़ा था और अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था। समीक्षा का दिल एकदम से बैठ गया। उसने उससे पूछा, ईशाना कहाँ है? फिजिक्स वाले सर ने ऐसी एक्टिंग की जैसे उन्हें ईशाना के बारे में कुछ पता ही ना हो। वो बोले, ईशाना यहाँ क्यों होगी? समीक्षा बोली, लेकिन वो तो एक्स्ट्रा क्लास लेने आई थी। उसने बताया था कि वो यहाँ एक्स्ट्रा क्लास लेने आने वाली है। बताए कहाँ है, और इतनी ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत कीजिए। आपकी करतूत सबके सामने आ गई है और अब आप जल्दी ही सलाखों के पीछे होंगे। हैरानी से फिजिक्स वाले ने उन दोनों को देखा और कहा, आखिर तुम क्या कह रही हो? और यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि अपने सर से कैसे बात करते हैं? एकाग्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने फिजिक्स वाले प्रोफेसर की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और उसे एक तरफ धक्का देते हुए कहा, आगे से हटो। इसके बाद उसने उसके चेस्ट पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वो दूर जाकर गिरा। प्रोफेसर का चश्मा एक तरफ गिर गया, जिससे वो दोनों उसे धुंधले दिखाई देने लगे। वो चिल्लाया, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे घर में आने की? मैं पुलिस बुलाऊंगा। समीक्षा ने जवाब दिया, पुलिस तो आने वाली है, और वो भी आपको अरेस्ट करने के लिए। पहले ये बताइए कि मेरी दोस्त कहाँ है? ये कहकर समीक्षा ने आसपास देखा और आवाज लगाना शुरू किया, ईशाना, क्या तुम यहाँ हो? लिविंग रूम के सोफे पर गई, जहां उसे ईशाना का बैग दिखा। इसे देखकर उसने एकाग्र की तरफ चिल्लाया, ये ईशाना का बैग है। एकाग्र ने कहा, इसका मतलब वो यहीं है। उन दोनों ने एक एक करके कमरे देखना शुरू किया। तभी एकाग्र एक कमरे में गया और वहां उसने बेड पर सिमटी हुई एक लड़की को देखा।
उसने जल्दी से समीक्षा को आवाज लगाई, समीक्षा तुम्हारी दोस्त यहाँ है। वो अंदर नहीं गया बल्कि समीक्षा को अंदर जाने दिया। वो मुड़ा और वापस प्रोफेसर के पास गया और प्रोफेसर को मारने लगा। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अच्छा हुआ कि उसके कॉलेज खरीदने के पहले दिन ही इस प्रोफेसर का पर्दाफाश हो गया। समीक्षा जल्दी से ईशाना के पास गई। ईशाना की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे लेकिन वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। ये देखकर कि उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे, समीक्षा ने चैन की सांस ली और उसके कंधों को पकड़ लिया। ईशाना, ईशाना, क्या तुम ठीक हो? लेकिन ऐसा लग रहा था कि ईशाना को कोई होश नहीं था। वो बस एक ही चीज को लगातार बड़बड़ा रही थी। समीक्षा चिल्लाई, ईशाना, ईशाना, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? समीक्षा की आंखों में आंसू थे। उसने जोर से चिल्लाया, मिस्टर बिंदल, मिस्टर बिंदल, जल्दी आओ। उसकी आवाज सुनते ही एक एकाग्र जल्दी से अंदर आया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? समीक्षा ने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन ईशाना को नहीं पता क्या हो गया है। ये कुछ बोल नहीं रही और बस एक ही चीज को बार बार कह रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे इसे अस्पताल ले जाने में मदद कीजिए। एकाग्र ने अपनी जैकेट उतारी और जल्दी से ईशाना को अपनी बाहों में उठाया। जब वे बाहर आए तो समीक्षा ने देखा कि प्रोफेसर को एकाग्र ने बहुत ज्यादा पीटा था और वो फर्श पर पड़ा कराह रहा था। उनके बाहर पहुंचते ही उन्हें पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। समीक्षा ने कहा, आखिरकार पुलिस आ गई है। एकाग्र ने कहा, हाँ, मैंने ही बुलवाए है। समीक्षा ने उसकी बहुत ज्यादा मन ही मन तारीफ की। उसने आज पूरी तरह से उसका साथ दिया था और वो इसका एहसान कभी नहीं भुलाएगी। ईशाना को जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर की जांच के बाद पता लगा कि उसे एक प्रकार का ड्रग दिया गया था। समीक्षा ने चिंता में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या ये खतरनाक है? मेरी दोस्त ठीक हो जाएगी ना? इसका असर कब तक रहेगा? डॉक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए। इस ड्रग का असर 8 घंटे तक रहता है। लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें बहुत ज्यादा ट्रॉमा पहुंचा है और शायद इससे उबरने में काफी वक्त लगेगा। लगता है ये काफी वक्त से ये सब सह रही है। समीक्षा ने अपना चेहरा ढक लिया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसकी दोस्त कब से इस मुसीबत में पड़ी होगी, ये सोचकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने उन्हें क्यों नहीं बताया। वे तो कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे, तो अब क्या हो गया था? समीक्षा रोने लगी। एकाग्र भी उसके साथ था और उसे समझाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान किसी को बता नहीं पाता। समीक्षा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी, उसे बताना चाहिए था। अगर आज सच सामने नहीं आता तो पता नहीं वो कब तक ये सब सहती। प्रोफेसर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें सड़क पर सूली पर टांग देना चाहिए, जो लड़कियों को अपनी कठपुतली समझते हैं। ऐसे इंसानों की वजह से आजकल माँ बाप अपनी लड़कियों को कहीं अकेले बाहर नहीं भेज सकते। अब हम किस पर विश्वास करें जब एक गुरु मानने वाला प्रोफेसर ही राक्षस निकला। समीक्षा के सांसें अचानक से ऊपर नीचे होने लगी। एकाग्र ने जल्दी से पानी का गिलास लाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पानी पियो और रोना बंद करो। उसे उसकी करनी की सजा जरूर मिलेगी और मैं इतना श्योर करूंगा कि वो कभी बाहर ना आ सके। तुम इस बात की चिंता मत करो। समीक्षा ने पानी का गिलास पी लिया। उसे याद आने लगा जब वो कुहू और ईशाना एक साथ मजे करते थे और हमेशा अपनी दोस्ती न तोड़ने की बात करते थे। वे हमेशा एक दूसरे से वादा करते थे कि कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। वो एक बार फिर से रोने से खुद को नहीं रोक पाए। एकाग्र का हाथ उसे चुप करने के लिए उठ ही रहा था कि अचानक समीक्षा को एहसास हुआ कि उसे किसी ने अपनी ओर खींच लिया था। वो एकदम से किसी के गर्म आलिंगन में चली गई थी। उसकी नाक में एक मर्दाना खुशबू भर गई जो बहुत ही स्ट्रांग थी। उसने ऊपर देखा तो वो विवान था और उसकी नजरें एकदम क्रूर लग रही थी। एकाग्र भी उसे देखकर हैरान था और दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे पिछले जन्म के पुराने दुश्मन हो। समीक्षा ने अपनी गर्दन उठाकर देखा कि आखिर कौन है जिसने उसे इस तरह से खींच लिया है। जब उसने उस इंसान को देखा तो उसका चेहरा अजीब हो गया। उसने धीरे से कहा, विवान। और वही विवान की नजरें अपने सामने मौजूद उस आदमी पर थीं, और एकाग्र का भी यही हाल था। वो कभी विवान को देखता तो कभी उसकी बाहों में समीक्षा को। समीक्षा ने उसकी बाहों से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा, विवान, छोड़ो मुझे, तुम्हारे पकड़ने से मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। विवान ने उसे देखा और कहा, मेरे साथ घर चलो।
उसकी आवाज में कहीं न कहीं गुस्सा था, जिसे सुनकर समीक्षा भी डर गई। वो इतना ज्यादा भयानक क्यों लग रहा था, और उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो अपनी आंखों से किसी को मार देना चाहता हो। विवान ने जल्दी से समीक्षा का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। तभी एकाग्र उसके सामने आ गया। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। विवान के होठों के कोने मुड़ गए। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच में? और तुम कौन होते हो जो मुझे इसे छोड़ने के लिए कह रहे हो? एकाग्र ने कहा, वो मेरी दोस्त है। विवान का मन कर रहा था कि वो इस इंसान को एक मुक्का मारे और उसे होश में लाए। उसने कहा, वो मेरी बीवी है। जैसे ही एकाग्र ने उसकी बात सुनी, उसका चेहरा हैरानी से पीला पड़ गया। उसने एक नज़र समीक्षा को देखा और फिर विवान को। समीक्षा ने उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था, तो इसका मतलब यही था कि ये बात सच थी। विवान ने वहां से फिर समीक्षा को ले जाने की कोशिश की, लेकिन समीक्षा उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो यहाँ ईशाना के साथ रहना चाहती थी। उसने विवान को रोकते हुए कहा, विवान विवान छोड़ो मुझे। यहाँ ईशाना हॉस्पिटल में है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज विवान छोड़ो मुझे। लेकिन विवान ने उसकी बात नहीं सुनी। वो उसे खींचकर फिर भी बाहर तक ले गया और जबरदस्ती अपनी कार में बैठा दिया। समीक्षा चाहती थी कि वो इस इंसान को जान से मार दे। विवान जब ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने कार स्टार्ट की, तो समीक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, विवान तुम्हें आखिर हो क्या गया है? क्या तुम पागल हो गए हो? विवान ने उसकी तरफ अपनी जलती हुई आंखों से देखा और कहा, तुमने मेरा पागलपन देखा ही कहाँ है? जिस दिन विवान का पागलपन देख लोगी, तब समझ जाओगी कि तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रही हो। समीक्षा को समझ नहीं आया था कि वो इतने गुस्से में क्यों था। आखिर उसने ऐसा भी क्या किया था जो वो इस तरह से बर्ताव कर रहा था। समीक्षा ने विवान की आंखों में देखते हुए कहा, आखिर हुआ क्या है? मुझे बताओ। मेरी दोस्त के साथ बहुत बुरा कुछ हुआ है। मुझे उसके साथ रुकना है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। समीक्षा ने कहा, विवान दरवाजा खोलो। विवान ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उसे मार डालेगा। फिर उसने कहा, तुम उस इंसान के पास वापस जाना चाहती हो? समीक्षा ने कहा, वो इंसान नहीं, मेरी दोस्त है, बचपन की दोस्त, उसे मेरी जरूरत है। मैं एकाग्र बिंदल की बात कर रहा हूँ। आखिर वो तुम्हारे साथ क्यों था? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? क्या वो भी तुम्हारे साथ शामिल है तुम्हारी सभी चाल में? समीक्षा ने अपनी आंखें छोटी कर ली। उसने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखा जो गुस्से से जल रहा था। वो बोली, कौन सी चाल? किस चाल की बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? वो मेरे कॉलेज का ओनर है। विवान के होठों के कोने मुड़ गए और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, सच में? अगर वो ओनर है तो तुम उसके साथ क्या कर रही हो? समीक्षा ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें कोई बात समझाना ही बेकार है। मेरे ऊपर बस एक एहसान करो कि मुझे यहां से जाने दो। विवान ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, जाओगी तो तुम सीधा घर ही जाओगी। ये कहकर उसने गाड़ी वहां से मोड़ दी। समीक्षा का मन कर रहा था कि वो इस आदमी का गला दबा दे। उसने अपना फोन निकाला और कुहू को मैसेज किया कि वो ईशाना को जाकर देख ले, वो अस्पताल में है। कुहू ने भी तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। समीक्षा ने चैन की सांस ली और फिर एक बार भी विवान की तरफ नहीं देखा। वो बाहर खिड़की से देखती रही। वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। समीक्षा ने मन ही मन कहा, आखिर इस पागल इंसान को क्या हो गया है और वो मिस्टर बिंदल को देखकर इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था? क्या ये मिस्टर बिंदल को पहले से जानता है? और वही मिस्टर बिंदल भी कुछ अजीब थे जब उन्होंने विवान को देखा। लगता है कोई बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट है। समीक्षा कहीं ना कहीं अपने दिमाग में आइडिया लगा रही थी कि आखिर क्या बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात थी कि विवान को कैसे पता लगा कि वो अस्पताल में है। सोच सोचकर उसका सिर चकरा रहा था कि इतने में वे घर पहुंच गए। विवान ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसकी बाजू पकड़कर उसे बेदर्दी से बाहर निकाला। समीक्षा ने बाजू छुड़वाना चाहा, छोड़ो मुझे, मैं खुद भी आ सकती हूं बाहर। लेकिन उस इंसान ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसे खींचता हुआ अंदर तक लेकर गया और फिर अपने बेडरूम में। नौकरों के अलावा उनके रास्ते में कोई नहीं आया। समीक्षा चिल्लाना चाहती थी कि कोई तो उसे बचाओ इस आदमी से, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। बेडरूम में आकर उसने दरवाजा बंद कर दिया और समीक्षा की तरफ मुड़ा। समीक्षा अपनी बाजू देख रही थी, जो उसने इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि वो लाल हो गई थी।
उसने अपनी कलाई को देखते हुए कहा, विवान तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें होश नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो? और वही विवान उसकी तरफ पढ़ने लगा। समीक्षा पीछे हटने लगी और उसने कहा, विवान मेरी तरफ इस तरह से मत आओ, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। देखो अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समीक्षा पीछे हटती रही जब तक वो विवान के बिस्तर पर नहीं गिर गई। विवान ने उसे कंधे से पकड़ लिया और बेड पर पीछे धक्का दिया। मखमली बेड पर गिरकर समीक्षा ने देखा कि वह इंसान उसके ऊपर आ गया है, लेकिन वह कुछ दूर आकर रुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम इसलिए दूसरे मर्दों के पास जा रही हो क्योंकि हमारे बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता नहीं है? समीक्षा की आईब्रो हैरानी से मुड़ गई। उसने कहा, विवान तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अपने गुस्से को संभालो और मेरी बात सुनो। लेकिन विवान ने कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वह अभी के अभी उसे मार डालना चाहता हो। और जब वह उसकी तरफ झुका, समीक्षा ने उसके सीने पर हाथ रख लिया। मुझे मत छुओ, विवान ने कहा, तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हें कौन छुए? समीक्षा का दिल कर रहा था कि वो मुक्का मारकर विवान का जबड़ा तोड़ दे। उसने गुस्से में कहा, विवान तुम पागल हो गए हो। किसी ने तुम्हें कभी बताया है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो? मिस्टर बिंदल से मैं पहली बार आज मिली हूं, उन्होंने मेरी दोस्त का रेप होते होते बचाया है और फिर मेरी मदद की उसे अस्पताल लाने में। और उसके अलावा हम एक दूसरे को नहीं जानते। और वैसे मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन क्यों कर रही हूं? हमारे बीच रिश्ता ही क्या है? तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती, तो आखिर तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? विवान की मुट्ठी गुस्से में कस गई। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, बेशक मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, लेकिन तुम अभी भी बजाज खानदान की बहू हो। दादाजी तुम्हें अपनी बहू मानते हैं और मेरा पूरा परिवार तुम्हें अपने घर का मेंबर मानता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें पत्नी का दर्जा दिया है या नहीं, लेकिन तुम अभी भी बजाज खानदान की बहू हो। और अगर तुम इस तरह से गैर मर्दों के साथ घूमने वाली हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक है। मुझसे डिवोर्स लो और निकलो यहाँ से। ये कहकर वो उसके ऊपर से उठ गया और गुस्से में वहां से निकल गया। समीक्षा का दिल रोने को कर रहा था। उसने देखा कि किस तरह से उस इंसान ने जोर से दरवाजा पटक दिया। वो बेड पर बैठ गई और रोने लगी। उसे अपने घर वालों की याद आ रही थी। उसे भी कोई शौक नहीं था उस इंसान के साथ रहने का, लेकिन अगर उसकी मजबूरी ना होती तो उसे तो उस इंसान की शक्ल पसंद नहीं करती। वहीं विवान जैसे ही बाहर आया, उसका फोन बज उठा। उसने गहरी सांस ली और फोन उठाया। जब उसने सामने वाले की बात सुनी तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। उसने कहा, वो जमीन उसे किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए। सामने वाले इंसान ने कहा, लेकिन सर वो उसकी जमीन है। विवान ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें क्या करना है? सामने वाले इंसान ने कहा, ठीक है सर, मैं समझ गया। रात को डाइनिंग टेबल पर सब लोग डिनर करने के लिए आ गए थे, लेकिन समीक्षा ही नहीं आई थी। विवान अपने स्टडी रूम से आया था और उसे नहीं पता था कि समीक्षा कहाँ है। उसने अपनी नजरें घुमाई तो वहां पर समीक्षा नहीं थी। जैसे ही उसने बैठने के लिए चेयर को खींचा, उसकी दादी ने पूछा, समीक्षा कहाँ है विवान? विवान चेयर पर बैठ गया और बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम भी तो ऊपर से आ रहे हो। अपनी दादी के सवाल पर उसने जवाब दिया, मैं स्टडी रूम में था। वो बहुत ज्यादा रूड था। प्रेरणा ये देखकर कि विवान किस तरह से समीक्षा के नाम से चिढ़ गया है, वो अंदर ही अंदर खुश हो गई। उन्होंने आग में घी डालने का काम करते हुए कहा, अरे बेटा तुम्हें हुआ क्या है? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या समीक्षा ने तुम्हें परेशान किया है? हे भगवान, मेरा बेटा कितना काम करता है लेकिन फिर भी घर आकर उसे सुकून नहीं है। वो अपनी पत्नी से परेशान है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मेरे बेटे की ऐसी हालत हो जाएगी। जैसे ही दादा दादी ने प्रेरणा की बात सुनी वो भी थोड़े परेशान हो गए। बेशक वो हमेशा समीक्षा की तरफ रहते थे, फिर भी विवान में उनकी जान बसती थी। वो उसे ऐसे परेशान नहीं देख सकते थे। विवान की दादी और दादा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर विवान की दादी ने पूछा, विवान अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। विवान ने थोड़ा गुस्से में कहा, दादी ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब जान गए थे कि कुछ ना कुछ बात तो थी, लेकिन वो बताना नहीं चाहता था और ना ही इस वक्त उसे छेड़ना ठीक था, पर दादा दादी समझदार थे।
वो जानते थे कि एक तरफ की साइड देखकर समीक्षा को दोष नहीं दे सकते, हो सकता है गलती विवान की हो, वैसे भी उनका पोता चलता फिरता ज्वालामुखी था जो किसी के भी ऊपर फट सकता था। दादी ने समीक्षा के लिए एक प्लेट खाने की तैयार करवाए और नौकर के हाथों भिजवा दी। वो सब बीच बीच में विवान को देख रहे थे। डिनर करके जब विवान वापस अपने कमरे में गया तो उसने जो सामने देखा उसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें।